जय हिंद, नमस्कार बच्चों। देखिए आज का जो टॉपिक है हमारा वो है जल। ठीक है। अब ये जल जो है सिर्फ पर्यावरण में ही नहीं बल्कि ये तो साइंस में भी आता है, आपका केमिस्ट्री में भी आता है। ठीक है। और जल जो है आपका ज्योग्राफी में भी आता है, भूगोल में भी आता है। लेकिन यहां मैं ज्यादातर मैंने उन चीजों को कवर करा है जो आपके टेट या सुपर टेट में आते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग, बिल्कुल बिल्कुल एकदम एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने वो चीज यहाँ पे नोट करी है मैंने, है ना। लेकिन आप चाहे तो अगर कोई बच्चा दूसरा बच्चा देख रहा है जो कि रेलवे की तैयारी कर रहा है या वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो भी आपको उनको भी यहां से क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि आप खुद देखोगे अभी जो मैंने आपको बताया है इसके अंदर ये ज्यादातर मेरे समझाने का इसमें ज्यादा मेरा कोई बड़ा रोल नहीं है ना। इसी जल के अंदर जो है अभी और क्वेश्चन बनेंगे, वहां मेरा रोल होगा समझाने का। तो ज्यादा हम समय व्यर्थ नहीं करते, बिल्कुल कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए जल जो होता है, जल का फार्मूला होता है पहली बात तो H2O, यानी इसके अंदर दो मोलिक्यूल यानी कि दो इसमें मोलिक्यूल होते हैं किसके, हाइड्रोजन के, H2 का मतलब यह है ना। तो ये हालांकि पूरा मोलिक्यूल है, लेकिन H अगर एक होता तो उसको बोलते हैं हम क्या, परमाणु बोलते हैं। लेकिन H दो है तो इसे क्या बोलेंगे हम, अणु बोलेंगे। अणु क्या होता है हमारा, अणु को बोलते हैं इंग्लिश में मोलिक्यूल बोलते हैं, अणु को इंग्लिश में मोलिक्यूल बोलते हैं। अगर एक H होता तो उसको बोलते हैं क्या, हम उसको बोलते हैं हम एटम यानी कि परमाणु। लेकिन दो H है, इसे क्या बोलेंगे हम, मोलिक्यूल। तो हाइड्रोजन के मोलिक्यूल के अंदर दो एटम होते हैं, किसके, हाइड्रोजन के दो एटम हुए ये, क्योंकि H2 अलग अलग तोड़ेंगे यानी कि एक H ये एक H ये, यानी कि ये क्या हो गया, यानी कि एटम यानी कि परमाणु। तो हाइड्रोजन के यानी कि H2 है, H2 क्या हमारा मोलिक्यूल है यानी कि अणु है। अणु जो टूटता है छोटे छोटे किसमें, परमाणुओं में टूटता है। तो दो H क्या हो गए हमारे, परमाणु हो गई, H2 क्या हो गया हमारा, ये मोलिक्यूल हो गया यानी कि अणु हो गया। ध्यान रखेंगे अणु बड़ा होता है, परमाणु छोटा होता है, ये दो छोटे छोटे परमाणु मिलकर बनाएंगे क्या, अणु। तो दो क्या है इसके अंदर, हाइड्रोजन होते हैं। और जल के अंदर ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन बच्चों एक ही है, कोई मतलब नहीं है। यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्जाम में, बता दिया है मैंने आपको, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए। बाकी केमिस्ट्री के अंदर इसके अंदर बहुत बढ़िया करके पढ़ेंगे। अब आते हैं कहां कहां से क्वेश्चन बने हैं एग्जाम में, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं, मैंने जहां जहां से क्वेश्चन बने हैं उन सबको मैंने नोट डाउन किया है इसके अंदर। पहली बात, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, मैं बता चुका हूं, आप पिछले लेक्चर में जाके पढ़िएगा, उसके अंदर बताया पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोलॉजी और इकोसिस्टम में क्या अंतर होता है, वो मैं सब पढ़ा चुका हूं मैं आपको। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक होता है जैवीय घटक, एक होता है अजैवीय घटक। बहुत पढ़ाया है मैंने, बहुत पढ़ा है। जैवीय घटक जिसमें जान होती है बच्चों, यानी कि पेड़ और पौधे, या हमारा क्या होता है मानव, या जंतु ले लो आप, कोई सा भी जंतु जो होते हैं, जंतु में तो क्या आता है, मानव भी आता है। ये सब क्या होते हैं, जैविक घटक, यानी कि इंग्लिश में बोलते थे इसको हम बायोटिक कंपोनेंट। पढ़ा चुका हूं मैं ये सब कुछ। ठीक है। अब आता है हमारा क्या, अजैवीय घटक, यानी कि क्या होता है, एबायोटिक कंपोनेंट, जिसके अंदर क्या नहीं होती है, जान नहीं होती है बच्चों। जैसे कि वायु है, जान होती है नहीं, ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि, मृदा, ये सब सांस लेते ही नहीं है बच्चों, ये सब सांस ही नहीं लेते, इसलिए किसमें आते हैं, ये अजैवीय घटक में। अजैवीय घटक का मतलब हमारा क्या होता है, एबायोटिक कंपोनेंट इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है। अब ये बताइए इसके अंदर एक चीज और लिखना भूल गया, चलो जल और लिख लो, यानी कि जल। ठीक है, ये जल है। तो जल में जान होती है क्या, जल सांस लेता है, नहीं लेता। तो जल क्या है हमारा, अजैवीय घटक। एक क्वेश्चन तो यही बना है इसके अंदर, चार ऑप्शन दे देगा, बताइए निम्नलिखित में कौन सा अजैवीय घटक है। तो उसके अंदर कुछ भी दे सकता है, लेकिन हम जल की बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे। तो जल हमारा क्या आता है, अजैवीय घटक में। इसके अंदर ब्रीथिंग नहीं होती है, इसमें सांस श्वसन क्रिया जो है इसके अंदर नहीं होती। देखिए जल जो होता है बहुत जरूरी होता है हमारे शरीर के लिए। मेरा जो है ध्यान रखेंगे, मेरे अंदर जो ब्लड जो है, ब्लड भी क्या है हमारा, जल ही है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो जल इतना जरूरी होता है कि हम दैनिक जीवन में जो भी हम यूज करते हैं, आपको पता ही होगा उसमें जल की क्या होती है, बहुत अधिक आवश्यकता होती है। इवन यहां तक कि मानव शरीर जो होता है, मानव शरीर भी 70% जल का बना होता है। जी हां, मानव प्रतिशत जो होता है, मानव जो होता है वो 70% जल का बना होता है। इसके अंदर जो हमारे, जैसे कि हमारे क्या टिश्यू है, हमारी सेल है, उसके अंदर क्या होता है, उसमें भी जल होता है, तरल पदार्थ के रूप में, जैसे जो भी होता है, मैंने साइंस में पढ़ाया भी है मैंने, ये ज्यादा जल होता है हमारा। यूरिन होता है यानी कि पेशाब जो होता है वो भी क्या होता है, जल ही होता है। ब्लड होता है, ब्लड में किसकी मात्रा ज्यादा होती है, जल की मात्रा होती है। शरीर का निर्माण जो होता है, यानी कि फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ये भी किसका रूप होता है, एक जल का ही रूप होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसके अंदर होते हैं। और जहां जहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होंगे तो क्या मिलकर बनाते हैं, वो जल बनाते हैं। तो किसी न किसी रूप में जल हमारे शरीर में विद्यमान रहता है, यानी कि मेरे पूरे शरीर के अंदर 70% क्या है, जल है। 70% जल से मिलकर बना है। वो अलग बात है कि वो जल किसी और चीज से मिलकर, वो हड्डियों का रूप ले लिया हो, खाल का रूप ले लिया हो, स्किन का रूप ले लिया हो, बाल का रूप उसने ले लिया हो, वो अलग बात है। लेकिन कहीं ना कहीं हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर जल बनता है, और जल किसी न किसी रूप में हमारे पूरे
शरीर के अंदर 70% के रूप में होता है, हमारे शरीर में क्या जल होता है। आइए अभी मैं यहां पे फटाफट क्वेश्चन बता रहा हूं कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। अगर आप पूरी पृथ्वी पर बात करें बच्चों, पूरी पृथ्वी पर अगर पूरी पृथ्वी की बात करें तो 71% जल है हमारी पूरी पृथ्वी पर। कितना प्रतिशत? 71% जल है। आप समझ रहे हैं, यानी कि 29% पे ही क्या स्थल है, उस स्थल पे भी जंगल है, जंगलों पे क्या पेड़ पौधे हैं, उन 29% पर नदियां भी हैं, तालाब भी है और बिल्डिंग भी है, गांव भी है, शहर भी है, बिल्डिंग है जहां हम रह रहे हैं। तो कुल मिलाकर यह है कि स्थल 29% है और जल का पार्ट जो है समुद्र, जल जो है वो समुद्र के रूप में, समझे, चाहे जल समुद्र के रूप में हो, नदियों के रूप में हो, बर्फ के रूप में हो, ठीक है, तालाबों के रूप में हो, अगर सब कुछ काउंट कर लिया जाए तो 71% क्या है, जल है हमारी पृथ्वी पर, और 29% क्या है, स्थल है जहां पर हम, बल्कि 29% पे भी हम कहां रह रहे हैं बच्चों, हम तो उससे भी कम रह रहे हैं। 29% में भी क्या है, पहाड़ भी है, वहां पर जंगल भी है, ठीक है, और भी चीजें हैं। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थल हमारा 29% है, 29% में भी हम बहुत कम परसेंटेज में रह रहे हैं, ठीक है। तो 31% क्या है, जल है। और जहां जल होता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों, जलमंडल बोलते हैं। ध्यान रखें, जलमंडल, इंग्लिश में इसको जो बोलते हैं क्या बोलते हैं बच्चों, हाइड्रोस्फीयर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, हाइड्रोस्फीयर, याद रखना, ठीक है। अब आता है जल चक्र क्या होता है। देखिए जल चक्र यानी कि वाटर साइकिल क्या होता है। देखिए आसान है वाटर साइकिल, वाटर साइकिल आसान है। वाटर साइकिल का मतलब बच्चों यहां पे ये होता है कि जल आखिर किस प्रकार से पृथ्वी पर आता है, पृथ्वी से जो है, यानी कि पहले कहां, पहाड़ों पे आएगा, बर्फ के रूप में आएगा, बर्फ के रूप में आने के बाद वो नदियों के रूप में आएगा पिघलने के बाद, फिर वो तालाबों में आएगा झरनों के माध्यम से, फिर छोटी छोटी धाराओं में, नदियों में और बढ़ जाएगा, उसके बाद अंततः कहां, समुद्र में आ जाएगा, समुद्र से फिर कहां आता है, भाप के रूप में वो बादल के रूप में बदल जाता है। देखिए यहां पे आज समझेंगे। देखिए पहली बात तो जल कहां होता है हमारा, महासागर में होता है, नदियों में होता है, और कहां होता है बच्चों, तालाब में। अब इतना समझिए आप, यहां पे जल है, ठीक है साहब। इसके बाद होता है वाष्पीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं वेपोराइजेशन बच्चों। वेपोराइजेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, यानी कि क्या है, सूर्य के प्रकाश, सूर्य के ताप के कारण से जल जो होता है वो भाप के रूप में बदल जाता है, भाप के रूप में जाएगा आसमान में तो क्या, बादल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। छोटी बात नहीं, ये 5वीं 6ठी क्लास की बात है, लेकिन पढ़ाना पड़ता है क्योंकि एग्जाम में तो क्वेश्चन आते हैं ना। तो बाष्पीकरण जब होता है, यानी कि समुद्र का, नदियों का, तालाबों का जल जो होता है भाप के रूप में ऊपर आ जाता है, बादल का रूप ले लेता है, ठीक है साहब, बादल बन गए, बादल बन गए। अब बादल बनने के बाद क्या होगी, वर्षा होगी, और वर्षा होगी, ठीक है, और वर्षा होगी, या फिर छोटे छोटे कण के रूप में ये गिरेंगे। तो छोटे छोटे कण के रूप में गिरेंगे तो क्या होगा, उसको बर्फ बोलेंगे, और जब जल के रूप में गिरेंगे तो क्या होगा, वर्षा, और छोटे छोटे कण के रूप में तो बर्फ बोलते हैं इसको, स्नो बोलते हैं इसको। फिर पुनः क्या होता है, ये नदियों में आ जाता है, क्योंकि जब जब चाहे वर्षा हुई तो कहां होगी वर्षा हमारी, कहां आएगी बच्चों, वो नदियों में आएगी। या बर्फ है, बर्फ पिघलने के बाद कहां आएगी बच्चों, नदियों में आएगी, पुनः नदियों में आई, नदियों से ही पानी गया, नदियों में ही आ गया, या तालाबों में, या महासागरों में दोबारा जल आ जाएगा, है ना। यहां से भाप के रूप में उड़ा और बादल के रूप में, फिर वो बरस गए, अब वो बर्फ के रूप में, जल के रूप में, फिर दोबारा पुनः नदियों, तालाब, महासागर में आ गया, फिर यहां पे आ गया, फिर इसका दोबारा वेपोराइजेशन होगा। इस प्रकार से ये प्रक्रिया क्या है बच्चों, चलती रहती है। इसे क्या बोलते हैं हम, जल चक्र बोलते हैं। तो ये क्रम याद रखना, थोड़ा सा याद कर लेना आप इसको कि भाई महासागर, नदियां, तालाब का वाष्पीकरण, फिर कहां बादल, बादल से फिर वर्षा, बर्फ, है ना। इस प्रकार से क्या पुनः इसका वाष्पीकरण होते रहता है और ये साइकिल जो है चलती रहती है। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, जल चक्र बोलते हैं, है ना। इसमें यह लिखा है। अब एक बात बताइए, बादल कहां बनते हैं, बादल जो है जल के अंदर बनेंगे, या स्थल पे बनेंगे, या वायुमंडल में बनेंगे बच्चों, वायुमंडल में बनेंगे, आपको पता है ये बादल है ना। वायुमंडल में क्या, बादल, बादल किसका रूप होता है, बादल जल के छोटे छोटे गर्म जो कण होते हैं उनका ही तो रूप होता है बादल। बादल जो होता है छोटे छोटे गर्म जो कण होते हैं जल के, जो समुद्र से, तालाब से, नदियों से ऊपर जाकर उड़ जाते हैं बच्चों, तो वही तो होते हैं बादल। तो बादल कहां होते हैं, वायुमंडल में। तो इस प्रकार से पानी कहां से आता है बच्चों, जल कहां से आता है, वो आता है आपका कहां से, वायुमंडल से। तो वही लिखा है, वायुमंडल से जल कहां आता है, जलमंडल में आता है। वायुमंडल से कहां आता है, जलमंडल में आता है। किसके द्वारा, कौन सी क्रिया के द्वारा, वेपोराइजेशन, यानी कि क्या बोलते हैं इसको, वाष्पीकरण। फटाफट बढ़ते हैं, बहुत कुछ कवर करेंगे, जहां समझाने वाली बात होगी वहां समझाएंगे, इसमें समझाने से ज्यादा समय हम व्यर्थ नहीं करेंगे, ठीक है। अब आता क्या क्या महत्व है, मैंने बताया 70% क्या है, जल। हमारे मानव शरीर का जो जल, मानव शरीर जो है 70% किसका बना हुआ है, जल का। जल के क्या क्या कार्य होते हैं, जल का होता है उत्सर्जन क्रिया। उत्सर्जन माने होता है जो हम चीज खाते हैं या पीते हैं, जो बेकार चीज होती है
वो मल के रूप में या फिर यूरिन के रूप में, पेशाब के रूप में बाहर आ जाती है। वो कौन काम करता है? वो जल करता है। आप बच्चों जल कम पिएंगे तो आपको पता है, आप जल कम कम पिएंगे तो आपको सुना भी होगा आपने कि क्या होता है, हमारी जो पेशाब की नली होती है उसमें कचरा फंस जाता है बच्चों, और कचरा फंसने के कारण से क्या होता है, कभी ना कभी क्या होता है, पेशाब की नली में असहनीय पीड़ा भी होती है, दर्द भी होता है, बहुत ज्यादा पेन होता है। तो इसलिए प्रॉपर मात्रा में हमें जल पीना चाहिए, क्योंकि जल क्या काम करता है, गलत चीजों को, जो गंदी चीजें, कचरा जो होता है बच्चों, उसको बाहर निकालने का काम करता है। तो इसलिए जल जो होता है वो इस क्रिया को क्या बोलते हैं? उत्सर्जन बोलते हैं, है ना। जो गलत चीजें, कचरा जो है, जो वेस्ट चीजें हैं, जो बेकार की चीजें, अवशेष चीजें हैं, उसको बाहर निकालना, शरीर के बाहर निकालना, इस क्रिया को क्या बोलते हैं? उत्सर्जन क्रिया बोलते हैं। तो यहां लिखा नहीं है मैंने, तो इसका काम क्या होता है? जल का काम उत्सर्जन क्रिया में भी होता है। और क्या? ब्लड सर्कुलेशन में, ब्लड के बहाव में भी, यानी कि ब्लड, अगर आप पानी कम पियोगे तो जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो भी क्या हो जाएगा? धीरे हो जाएगा, उस पर प्रभाव पड़ेगा, गलत प्रभाव पड़ेगा। इसलिए प्रॉपर मात्रा में क्या पीना चाहिए बच्चों? पानी पीना चाहिए हमको, ठीक है। और क्या होता है? शरीर का तापमान का नियंत्रण करता है। आप देख लीजिए, गर्मियों में आप पानी कम पिएंगे तो क्या होगा? आप बीमार हो जाओगे। अगर पानी आप लगातार पीते रहोगे, शरीर का तापमान नियंत्रण रहेगा। तो ठीक है, तो चाहे आप 1 या 2 रोटी कम खाइए, लेकिन पानी प्रॉपर मात्रा में लीजिए। जितने भी न्यूट्रिशन होते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है या फैट है, इन सबका संचालन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, ये कौन करता है? जल। और जल किसके माध्यम से करेगा? ब्लड के माध्यम से। तो ब्लड के अंदर जल ही नहीं होगा, तो जल नहीं होगा तो यानी कि एनर्जी का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एनर्जी का, ऊर्जा का प्रवाह नहीं हो पाएगा। इसलिए जल क्या हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोग है। और भी दैनिक जीवन में हम उपयोग करते हैं, कपड़े धोने में, नहाने में, बर्तन साफ करने में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, दैनिक जीवन में जो है जल का उपयोग बहुत होता है। जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है नहीं, जहां समझाने वाली बात होगी वहां समझाएंगे हम, ठीक है ना। परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक क्वेश्चन देखो कैसे बताऊंगा अभी आपको। अब देखिए, अब होता है स्रोत कहां कहां से है? देखो, जल जो होता है, आपने देखा होगा, जल जो है ठोस के रूप में भी होता है, द्रव के रूप में भी, और गैस के रूप में भी होता है बच्चों। जैसे कि जल, बर्फ क्या होती है बच्चों? ठोस होती है। जल क्या होता है बच्चों? वो तरल, लिक्विड होता है, ठीक है। और भाप क्या होती है? वो गैस होती है। तो देख रहे हैं, है तो सभी क्या है? सभी जल है भाई। भाप है, वो भी क्या है बच्चों? वो भी गैस है, वो भी जल है। भाप क्या है? गैस का रूप है ना, है वो, लेकिन है क्या वास्तव में? जल है। अब जल जो लिक्विड हम पीते हैं वो तो वैसी द्रव है वो तो, और जो बर्फ होता है वो ठोस होता है, वो भी जल है। तो जल किस रूप में पाया जाता है? ठोस, द्रव, गैस, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, तीनों रूप में जल पाया जाता है। कोई नहीं, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं फटाफट, है जहां जरूरत होगी वहां समझाएंगे। अब आता भाप। भाप क्या होती है बच्चों? भाप को बोलते हैं क्या? आर्द्रता बोलते हैं। इसको समझ लीजिए, समझिए, ह्यूमिडिटी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ह्यूमिडिटी बोलते हैं। देखिए, भाप क्या होती है? वातावरण के अंदर जो होता है, जैसे कि इसमें, इसी चैप्टर में, ये चैप्टर बड़ा चैप्टर है, इसमें अभी एक टॉपिक आगे जल के बारे में बताएंगे आगे चल के। देखिए, ऐसा होता है वायुमंडल के अंदर, एक आम भाषा में हमने सुना होगा, उमस कहते हैं ना, कभी यार उमस होते हैं। तो उमस पता है कब ज्यादा होती है? आपने देखा होगा, जब उमस ज्यादा होती है बच्चों तो आपको पसीना ज्यादा आता है। तो वास्तव में पसीना क्या आता है? वो पसीना इसलिए आता है क्योंकि जो बाहर जो है जल के कण बहुत अधिक हैं। बाहर जल के कण जब बहुत अधिक होते हैं वायुमंडल में, जब जल के कण बहुत अधिक होते हैं, तो वही होती है क्या? आर्द्रता, ह्यूमिडिटी होती है। उमस बोलते हैं इसको, आम भाषा में हम क्या बोलते हैं इसको? उमस होते हैं। तो ध्यान रखिए। अब मेरी एक बात सुनिए बच्चों, बारिश के रूप में समझ लीजिए बारिश कैसे होती है। मान लिया, देखिए वास्तव में क्या होता है, जब भाप ऊपर गई, ठीक है, पानी को गर्म करा, और जब ये भाप ऊपर जाती है, ऊपर क्या होता है? वायुमंडल में छोटे छोटे कण होते हैं। छोटे छोटे कण किसके हैं? हाइड्रोजन के, नाइट्रोजन के, किसी भी चीज के कण मान लीजिए आप, वायुमंडल के अंदर होते हैं। नाइट्रोजन भी होती है, कार्बन भी होती है ना, और ऑक्सीजन भी होती है, वो भी होती है। तो छोटे छोटे कण घूम रहे हैं। लेकिन जैसे मान लिया वातावरण के अंदर बच्चों 10 कण हैं, ऐसा मान रहा हूं मैं अभी, है ना, 10 कण है, छोटे छोटे 10 कण हैं। और ऊपर से क्या गई? वायु गई गर्म होके। वायु यानी कि भाप गई गर्म होके। भाप के कण भी 10 गए, या भाप के कण अभी 10 नहीं 5 गए बच्चों। तो कोई भी चीज समुद्र गर्म है उसका मान लीजिए, या आप घर पे आप आम भाषा में देख लीजिए, घर पे मान लिया आप किसी बर्तन में पानी गर्म कर रहे हैं, मान लिया पानी गर्म करे तो 5 भाप के कण ऊपर गए। बच्चों समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, अभी 5 भाप के कण, ऐसा होता है इस तरह नहीं बोले जाता इसको, समझाने के लिए बता रहा हूं। 5 भाप के कण जो है ऊपर गए। ऊपर है 10 कण, किसके? नाइट्रोजन के, कार्बन के, सल्फर के हैं। तो ये जो कण जो होते हैं, इस भाप को जो क्या होता है, ये चिपका लेते हैं अपने पास, यानी कि क्या कर लेते हैं? अवशोषित कर लेते हैं। तो अभी वातावरण के अंदर क्या है? उमस है, मान लिया उमस है। अब की बार 6 कण गए, मान लिया दूसरी बार 6 कण, तो ऊपर तो 10 है, तो वो 6 कण 6 वाटर के जो जल बाष्प है, जो कण जो है जल बाष्प के, यानी कि वेपर के, उसको चिपका लेंगे। अब उमस ज्यादा हो गई, अभी बारिश नहीं हो रही। देखिए समझे बारिश कैसे होती है, बता रहा हूं। अब की बार 7 कण गए,
ऊपर ऊपर तो 10 ही है, तो वो 7 पकड़ लेंगे इसको, तो बारिश तो नहीं होगी, लेकिन वातावरण के अंदर क्या उमस होगी। वातावरण में वो जल जो है वो वातावरण में है, लेकिन अभी वो जमीन पे नीचे नहीं गिर रहा है। 8 गए तो ऊपर तो 10 है बच्चों, तो 8 पकड़ लिए, कोई बात नहीं। 9 गए तो ऊपर तो 10 है, 9 जल वाष्प को पकड़ लिया किसने, उन 9 कणों ने पकड़ लिए, नाइट्रोजन के सल्फर के हैं। 10 गए तो बच्चों 10 गए, कोई बात नहीं, 10 चले गए ऊपर, ऊपर 10 है, सबने एक एक करके पकड़ लिया। यानी कि 100% यहां पे हो गई, ह्यूमिडिटी हो गई। आर्द्रता कितनी हो गई, 100%। यानी कि जितने कण थे उतने ही जल वाष्प के कण गए, जितने वातावरण के अंदर कण थे किसके, हाइड्रोजन के, नाइट्रोजन के, कार्बन के, सल्फर के, उतने कणों ने 10 थे तो और 10 ही क्या गए, जल वाष्प के कण गए, 10 पकड़ लिया। अब क्या होगी, यहां पे आर्द्रता बहुत ज्यादा होगी, इतनी उमस होगी बहुत ज्यादा, आपको जब पंखे में भी क्या लगेगी, उमस लगेगी। आप कहेंगे यार बड़ी उमस हो रही है, बहुत ज्यादा। ऐसी स्थिति में क्या होगा बच्चों, अगर नीचे से 11 कण चले गए, ऊपर तो 10 ही है, तो 10 ने तो 10 को पकड़ लिया, अब वो एक कहां जाए जो कण एक्स्ट्रा गया है बच्चों, वही होगा बारिश के रूप में। ये तो मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया। अगर 12 गए तो वो 10 पकड़ेंगे, ऊपर तो 10 है बच्चों, तो 10 10 को पकड़ लिया, लेकिन 2 कण जो है वो कहां, जल के रूप में, यानी बरसात के रूप में नीचे आ जाएंगे। तो यानी कि बरसात कब होती है, बरसात के लिए शर्त यह है पहले ह्यूमिडिटी, यानी कि जितने कण ऊपर हैं उतने ही कण पहले पूरे पकड़ ले, यानी कि 100%। सबसे पहली कंडीशन तो यह है कि ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए बच्चों, 100%। किस चीज के लिए, बरसात के लिए। जब तक ह्यूमिडिटी यानी कि जब तक आर्द्रता जो है, ह्यूमिडिटी यानी कि जब तक आर्द्रता 100% नहीं होगी तो वातावरण के अंदर उमस होगी, लेकिन बारिश नहीं होगी। और बारिश कब होगी, जब 100% से ज्यादा है, 100% से ज्यादा आर्द्रता हो जाए। आर्द्रता 100% हो गई, यानी जितने कण वायुमंडल के अंदर थे उतने ही जलवाष्प के कण तो उन्होंने चिपका लिए। अब बाकी जो कण है वो कहां जाए, वो बेचारे वापस नीचे आएंगे, बरसात के रूप में या बर्फ के रूप में गिरेंगे। वो पहाड़ों पर बर्फबारी होगी और प्लेन में क्या होगी, जल के रूप में बरसात होगी। तो मेरी बात समझ में रहे। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब यह है, भाप क्या है, भाप जो है एक आर्द्रता ही है ना। और इसका मापन किससे करते हैं, एग्जाम में कई बार आया, हाईग्रोमीटर से। किससे मापन करते हैं बच्चों, उसका हाईग्रोमीटर से मापन करते हैं। किसका, आर्द्रता का। आर्द्रता ही बताती है कि वातावरण, आपको पता है जब मौसम विभाग यही कहता है, मौसम विभाग बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं उसके अंदर, कि वायुमंडल की पवनें किस दिशा में है, कितना तापमान है, वो भी देखा जाता है। एक चीज आर्द्रता भी है। अगर हमें किसी जगह बरसात होगी या नहीं होगी, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें कि एक चीज हमारी आर्द्रता भी होती है। जहां आर्द्रता 100% है तो वहां पक्का समझ लो बारिश होने के पूरे चांस है वहां पे, क्योंकि जितने करते हैं उतने कण जल वाष्प से चिपक गए, बाकी कण क्या होंगे जो जाएंगे, वो कहां, वो बरसात के रूप में आ जाएंगे। तो पहली बात तो हाईग्रोमीटर, याद रखना, हाईग्रोमीटर, हाईग्रोमीटर, इसके जैसे नाम और देगा वो, हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर नहीं, हाईग्रोमीटर है ये। कभी हाइड्रोमीटर में निशान लगा दो, ये हाईग्रोमीटर, हाईग्रोमीटर ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब वितरण क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जल जो है कहां कहां किस रूप में होता है। अब बच्चों मान लिया जो 71% जल है, 71% जल है, 71% ये जल क्या है, हमारे पूरे पृथ्वी पर है। एक बार को इस 71% को आप 100% मान लिए। अब यानी कि 71% बराबर कितना हो गया, 100। इसको अब 100 मान लो, इसको 100। अब 71 हटा रहा हूं मैं, ठीक है। इसका मतलब यह है 71% बराबर 100% मान लिया, अब हटा दिया। यानी कि अब ये 100% जल मान लिया हमने, ये पूरी जो 71% जल था उसको 100% मान लिया, 71% बराबर 100%। अब ये 100% का डिस्ट्रीब्यूशन कहां कहां होगा, यानी कि सबसे ज्यादा जल कहां पाया जाएगा और सबसे कम कहां पाया जाएगा। तो बच्चों महासागर के अंदर जो है ना बच्चों 97% जल पाया जाएगा। यानी कि इस 97, यानी कि जो बताया था 71%, 71% का 97% जल कहां पाया जाएगा, या इसको हटा दो, इसको मान लो 100% का 97% तो कहां पाया जाएगा बच्चों, ये महासागर में पाया जाता है, यानी कि क्या, ओशियन में पाया जाएगा। और बच्चों ओशियन का जल जो होता है उसके अंदर नमक बहुत होती है, साल्टी वाटर होता है, नमकीन वाटर होता है, वो नमकीन जल होता है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं लवड़ीय। लवड़ माने होता है साल्ट, और साल्ट को क्या बोलते हैं हम, नमक बोलते हैं, नमकीन, ठीक है। तो ये लवड़ के रूप में होता है, इसको पीने योग्य जल तो ये बिल्कुल होता ही नहीं है। समुद्र में यदि किसी इंसान को, यदि आप नाव से आप बीच में छोड़ दो तो उसकी मृत्यु खाने से नहीं होगी, खाना नहीं मिलेगा इसलिए नहीं, बल्कि पानी की कमी से होगी। देख कितनी अजीब विडंबना है कि समुद्र में इंसान कैसे मरता, प्यासा मरता है, क्योंकि वो पानी, नमकीन पानी नहीं पी सकता। नमकीन पानी पिएगा तो उसे क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएंगी इसको बार बार। अब इसका हो जाएगा, फिर इसको पानी कमी हो जाएगी, इसको डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पानी कमी हो जाएगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी। इंसान खाना खा के तो, बिना खाना खाए तो जी सकता है 10-12 दिन, लेकिन पानी के बगैर नहीं जी सकता।
पानी की बहुत समस्या हो जाती है, क्योंकि पानी की कमी से जो है शरीर के सारा सिस्टम खराब हो जाता है, किडनी खराब हो जाती है, लीवर काम नहीं करता है, ब्लड सर्कुलेशन काम नहीं करता है, पानी की कमी के कारण से। पानी बहुत जरूरी है। तो खाना मिले ना मिले 4-5 दिन तक, लेकिन इंसान को पानी जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि पानी ही पूरी बॉडी का सिस्टम क्या करता है, हमारा ठीक करता है। तो बच्चों कहने का मतलब 97% जल जो है कहां है, वो महासागर में है, हमारा ओशियन के अंदर है, जो कि पीने योग्य बिल्कुल भी नहीं है, नमकीन जल है, लवड़ी जल है। अब आता बर्फ के रूप में, यानी कि बड़े बड़े ग्लेशियर के रूप में। अरे बच्चों ये हमारा ये जो आती है नदियां आती है पिघल के, कहां से आती हैं नदियां? भाई बरसात के रूप में जो नदियां बहती हैं वो तो बरसाती जल होता है, लेकिन नदियां तो पूरे साल भर बहती रहती हैं। खास तौर से उत्तर भारत में होती है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, ठीक है, जितनी नदियां हैं ये सब कहां से, इनमें जल कहां से आता है? ये सब कहां से? ग्लेशियर पिघलते हैं, बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ जो है वो पिघलते रहते हैं। तो इस दुनिया में यूरोप में है, अलास्का यूएसए का है, जो कनाडा से ऊपर है, यूरोप है, इधर साइबेरियन है बच्चों, यानी कि चीन में, तो रूस में साइबेरियन है। तो कहने का मतलब यह है बच्चों कि सबकी 2% पूरी दुनिया में 2% तो पहाड़ है, किसके? बर्फ के पहाड़ हैं, जिसको क्या बोलते हैं? ग्लेशियर। क्या बोलते हैं इसको? ग्लेशियर बोलते हैं। वहां से क्या निकलती है? नदियां निकलती हैं। तो बर्फ के रूप में अगर क्वेश्चन आ जाए कि बर्फ के रूप में कितना जल है, 2% है पूरी दुनिया में। अब नदियां तालाबों के रूप में अगर आती है कि भाई भूमिगत जल, अब भूमिगत जल जो है कि जमीन के नीचे है बच्चों, जैसे कि आप नल है, नल से पानी चलाते हो, कहां से आता है? वो जमीन के नीचे से आता है ना, इसे क्या बोलते हैं? भूमिगत जल। या नदियों के रूप में, या तालाब के रूप में, झीलों के रूप में कितना प्रतिशत जल है? कुल 1%। कुल 1% जल है बच्चों, है ना। भूमिगत जल नदियों के रूप में, तालाब के रूप में, झीलों के रूप में कितना प्रतिशत है? 1%। और इसका ही हम उपयोग कर सकते हैं, इसका ही हम उपयोग कर सकते हैं। इसका तो उपयोग कर नहीं सकते, क्योंकि महासागर में क्या है, पूरा पीने योग्य नहीं है। बर्फ क्या? बर्फ तो ग्लेशियर है, उसका भी हम उपयोग नहीं करते। ये बर्फ जो नदियों के माध्यम से आता है, तो नदियों का हम उपयोग कहां करते हैं बच्चों? कृषि के रूप में कर सकते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, या फिर परमाणु ऊर्जा संयंत्र में, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करते हैं, जल की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो नदियों का या तालाबों का उपयोग करते हैं। तालाबों का आप नदियों का उपयोग और कहां करते हैं? बिजली बनाने में करते हैं, बिजली ऊर्जा बनाने में। अभी आएगा वही बताऊंगा अगला टॉपिक, समझे, नदियों बनाने में। झीलों का प्रयोग भी आपने देखा ही होगा, इसका भी उपयोग हम कहीं कहीं कहां करते हैं? बिजली बनाने में करते हैं। तो ये कितना है? 1% जल है कुल। ये आप समझ रहे हैं? यानी कि आप देखिए दुनिया में, आप देखिए एक छोटी सी नदी में बाढ़ आ जाती है तो कितना डर लगता है, कितना जल है। अरे वो ही जल नहीं, पूरी दुनिया की नदियों को जल मिला दो तो भी, और पूरे भूमिगत जल मिला लो, मतलब पूरी भूमिगत जल सब कुछ अगर मिला दोगे आप, झील मिला दोगे, दुनिया के तालाब, दुनिया की नदियां मिला दोगे, तब भी 1% जल है, समझो। यानी कि समुद्र कितना बड़ा है, 97%, और हम तो इसमें डर जाते हैं। इस 1% में भी आप गंगा नदी देख लोगे, आप गंगा नदी देख लोगे, उससे डर जाओगे, अरे कितना जल है। अरे गंगा जैसी न जाने कितनी नदियां हैं, है ना, गंगा जैसी, नर्मदा जैसी, ताप्ती ऐसी कितनी नदियां हैं दुनिया में, नदियां, उन सबको, भूमिगत जल को, तालाबों को, झीलों को, सबको मिला दो, तब भी वो 1% जल ही है, ठीक है। तो इस बात को समझेंगे। तो महासागर के रूप में 97%, बर्फ के रूप में बच्चों 2%, और भूमिगत जल, नदियां, तालाब, झीलों के रूप में बच्चों कितना है? 1%। इस 1% का ही हम उपयोग कर सकते हैं। अब उपयोग कर सकते हैं, करते नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन हम जो है अपने दैनिक जीवन में इस 1% का जो उपयोगी है, इसमें से भी कितना यूज करते हैं? 0.006%। 0.006% ही उपयोग करते हैं, चाहे वो बिजली बनाने में, चाहे कृषि के रूप में। देखो करो, पॉइंटों के बाद 2 जीरो फिर 6%, इतना कम यूज करते हैं। ये आपको ऐसे लग रहा है ये बहुत कम आंकड़ा होता है, ये बहुत कम, 1% का बहुत कम आंकड़ा होता है ये 0.006%। तो इतना कम हम उपयोग में लाते हैं। उपयोग करने के लिए तो 1% काफी है, वो 1% होता है उपयोग करने योग्य, उसका भी हम 0.006% क्या करते हैं बच्चों? हम इसका यूज करते हैं। अब मेरी बात सुनिए, इसके अंदर अब एक क्वेश्चन आता है जो किसी एग्जाम में मैं गलत करके आया था, समझे। मैं आपको बता रहा हूं क्यों गलत करके आया था, क्योंकि ज्यादा मैंने दिमाग लगा लिया था उसके अंदर। क्यों दिमाग लगा लिया था? क्योंकि हम साइंस बैकग्राउंड के हैं, तो साइंस बैकग्राउंड होने की वजह से हमने ज्यादा दिमाग लगा लिया उसके अंदर। अब क्या दिमाग लगाया? क्वेश्चन आया था, बताइए निम्नलिखित में से पीने वाले पानी को क्या बोलते हैं? ठीक है, किसको? पीने वाले पानी को क्या बोलते हैं? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। अब देखिए, अब आता है क्वेश्चन आता था कि बताइए पीने वाले पानी को क्या बोलते हैं? पीने वाले पानी को। अब बच्चों होता क्या है, हम साइंस के थे, हमने पढ़े थे पहला कि डिस्टिल वाटर जो होता है, क्या होता है? डिस्टिल वाटर, हिंदी में बोलते हैं इसको आश्वित जल। क्या बोलते हैं हिंदी में? आश्वित जल।
आसवित जल, ये गलत हुआ था हमारा क्वेश्चन किसी एग्जाम में। आसवित जल क्या बोलते हैं इसको? डिस्टिल्ड वाटर। क्वेश्चन आया था, बताइए पीने की, जो पीने वाला पानी जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो पीने वाले पानी को हमने सोचा आसवित जल क्या होता है, उसको गर्म करते हैं। किसी पानी को जब गर्म करोगे 100 डिग्री पे, तो उसके अंदर अशुद्धियां क्या हो जाती है? दूर हो जाती हैं, उसमें अशुद्धियां दूर हो जाती है। हमने ये अंदाजा लगाया कि आसवित जल, जबकि आसवित जल क्या होता है? आसवित जल जो होता है पीने योग्य नहीं होता। क्यों नहीं होता आसवित जल पीने योग्य? क्योंकि इसके अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं पीने योग्य जल में। जैसे कि मैं आपको बताऊं, वर्षा का जल होता है बच्चों, वर्षा का जल जो होता है वो आसवित जल होता है। क्या होता है? वो आसवित जल होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो तापमान के कारण से वो जल गर्म होता है, गर्म होने के कारण से उसके अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। तो वर्षा का जल क्या होता है? हमारा आसवित जल होता है। यह डॉक्टर जो इंजेक्शन लगाता है, इंजेक्शन जब लगाता है तो छोटी सी पानी की बोतल लेता है, जो सूखा पाउडर डालने के बाद, हिलाने के बाद तब लगाता है। वो भी क्या होता है बच्चों? वो भी आसवित जल होता है, यानी कि डिस्टिल्ड वाटर होता है। उसको बहुत हाई टेम्परेचर पर बॉइल किया जाता है। हाई टेम्परेचर पर बॉइल करने के कारण से क्या होता है? उसके अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। वो पानी जो है ना हमारे शरीर को इतना फायदा नहीं करता। वो अलग बात है, इसके अंदर बैक्टीरिया नहीं होते, वायरस नहीं होते। जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो नुकसान कर जाते हैं, पेट को नुकसान कर जाते हैं। तो ये अच्छी बात है, बैक्टीरिया नहीं होते आसवित जल के अंदर, समझिए, ये अच्छी बात है। लेकिन उसके अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो कम खत्म हो जाते हैं। तो उसमें एक क्वेश्चन ये एक तो ये था हमारा ऑप्शन, दूसरा और भी थे। एक ऑप्शन ये था पीने योग्य जल, पीने योग्य जल। अब पीने योग्य जल का मतलब क्या होता है? पीने योग्य जल, इसका मतलब यह है पीने योग्य क्यों है? पीने योग्य इसलिए है क्योंकि उसमें क्या है? मिनरल्स है उसके अंदर। उसके अंदर क्या है? मैग्नीशियम है, उसके अंदर जिंक है, उसके अंदर और भी चीजें हैं जो शरीर को क्या करती हैं? फायदा करती हैं। उसके अंदर शरीर को फायदा करती है वो चीजें हैं, तभी तो पीने योग्य बना है। तो ध्यान रखें, इसका आंसर जो लगाना है आपका पीने योग्य, यानी कि पीने वाले पानी के को क्या बोलते हैं? पीने योग्य जल बोलते हैं। आसवित जल मत लगा देना। ये सही बात है कि आसवित जल जो होता है शुद्ध होता है, और शुद्ध का मतलब यह है क्योंकि इसमें कोई सी भी, ना ही इसके अंदर बैक्टीरिया है और ना ही इसके अंदर कोई मिनरल्स है। इसके अंदर कोई मिनरल्स नहीं है। इसके अंदर जब कोई मिनरल्स ही नहीं है तो बेकार है। अब जैसे कि बच्चों आप आरओ का पानी पीते हो, अगर आरओ के अंदर एक होता है टीडीएस बच्चों होता है, अगर टीडीएस आप 50-60 कर दो, कम कर दो, जितना टीडीएस कम करोगे उतना पानी हल्का हो जाएगा, उतना पानी हल्का हो जाएगा। लेकिन वो पानी बेकार है, क्योंकि पानी का टीडीएस जो होता है, पानी के अंदर टीडीएस जो नापते हैं वो नापते हैं भारीपन, पानी का भारीपन नापते हैं हम। अगर टीडीएस कम है तो यानी कि उसके अंदर से मिनरल्स निकाल दिए गए हैं। तो कम टीडीएस का पानी जो होता है वो आपको पीने में अच्छा लगेगा, हल्का लगेगा, 2-3 ग्लास पी जाओगे, लेकिन उसके अंदर मिनरल्स नहीं है। ऐसा पानी नहीं पीना है हमें ऐसा पानी पीना जिसके अंदर क्या हो? मिनरल्स हो। इसलिए कम से कम 150, 120, 130, 100 इतना टीडीएस का पानी हमें अपने आरओ में पीना चाहिए। इसलिए ध्यान रखें, जो आरओ बच्चे पानी पीने वाले हैं वो अपने घर के टीडीएस 120, 150 के बीच में जरूर रखें, या 100 से 150 के बीच में जरूर रखें। कम टीडीएस का पानी का मतलब यह उसमें मिनरल्स नहीं है, और अधिक टीडीएस का भी नहीं पीने चाहिए। अधिक टीडीएस 150 से ऊपर का भी नहीं पीने चाहिए, है ना। हालांकि ऐसी बात नहीं है, कहीं कहीं 200-250 टीडीएस ही पी सकते हैं, लेकिन उसके अंदर अशुद्धियां तो हो, लेकिन ऐसी अशुद्धि ना हो जो कि शरीर को नुकसान करती हैं। ऐसी अशुद्धि ना हो जो शरीर को नुकसान करती हैं। सभी प्रकार की अशुद्धियां जो होती हैं नुकसान नहीं करती। तो कहने का मतलब यह पीने योग्य जल को ही वही पीने वाला होता है। आसवित जल के अंदर कोई भी मिनरल्स नहीं होते हैं, इसलिए पीने से उसको कोई फायदा नहीं है। बात समझ में आ गई? तो ध्यान रखें, आने वाले समय में कभी क्वेश्चन आए कि पीने वाले पानी को क्या बोलते हैं? पीने योग्य जल बोलते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब देखिए, अब क्या होता है इसमें, देखिए अब और जल्दी जल्दी कुछ बातें हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। पहली बात तो जल प्रदूषण के बारे में। ठीक है, आसान है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, हलवा है एकदम, बिल्कुल भी। भाई नुकसान क्या होता है जल प्रदूषण? पहली बात तो नुकसान क्या होता है? जब जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को हानि होने लगे। पहली बात तो हानि भी होती है। अगर मुझे किसी के जल पीने से, कोई भी जल पीने से हानि हो रही है, यानी क्या प्रदूषित जल है। कोई पेड़ पौधा भी है उसको नुकसान हो रहा है, तो क्या है? वो प्रदूषित जल है। तो जल प्रदूषण कैसे नापेंगे? यदि किसी मनुष्य को, किसी जंतु को वो जल पीने से हानि हो रही है तो वो क्या है? वो प्रदूषित जल है बच्चों ये। या किसी पेड़ पौधे को हानि हो रही है तो भी प्रदूषित जल है। और प्रदूषित जल से होता क्या है? उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो, भाई जीव जंतु या पेड़ पौधे सबको क्या होती है? हानि होती है। ठीक है, तो ये जल प्रदूषण के बारे में। कारण क्या होता है इसका? कारण क्या होता है बच्चों? कचरा है, मल मूत्र है, बैक्टीरिया है, साबुन है। खूब नहाते हो आप, नदियों में जाते हो, गंगा में जाते हो, मना करते हैं मत नहाओ साबुन से, फिर भी साबुन से नहाते हो। ये सोचते हो अरे यार मैं ही तो नहा रहा हूं अकेला, कोई बात नहीं। आ रहे कोई हो सकता है कि जिस जल से आप नहा रहे हो साबुन से, प्रदूषित जल हो रहा है, वो आपके खेतों में आ रहा हो, कुछ मात्रा खेतों में आ रही हो, आपके किसी शुभचिंतक जो है उसके खेतों में,
है ना, या जहां पे नदी निकल रही है वहां पे नहा रहे हो, आस पड़ोस में ही आपके किसी परिवार का या किसी भाई बहन का या किसी रिश्तेदार का खेत हो, तो आप ही नहीं कर रहे साबुन से, ऐसा नहीं साबुन से आप ही नहा रहे हो, ऐसा सब सोच रहे हैं, सभी नहा रहे हैं, साबुन शैम्पू लगा रहे हैं, तो प्रदूषित जल है नहीं है ना। कोई जानवर मर गया आपने डाल दिया उसके अंदर, तो आप सोच रहे हो यार भाई मेरा जो जानवर मरा है डाल दो नदी के अंदर, अरे सभी डाल रहे हैं इसके अंदर। तो ये जल को शुद्ध करने के लिए हम सबको सोचना पड़ेगा, ठीक है, हम सबको सोचना पड़ेगा, एक की जिम्मेदारी नहीं है, सभी की जिम्मेदारी है, ठीक है। एक एक करके ही सब लोग यदि ध्यान देंगे तो ही एक बड़े स्तर पे एक सुधार आएगा, वरना ऐसा सुधार नहीं आ सकता। जल को संरक्षित करने के लिए, जल को शुद्ध करने के लिए सभी लोगों को आना पड़ेगा आगे। तो कचरा है, मलमूत्र है, फैक्ट्रियां देखिए कितनी ज्यादा गंदी फैक्ट्रियां होती हैं, है ना, जितनी भी शुगर मिल है, कचरा होता है, वो सब कहाँ आता है, सब नदियों में डाल देते हैं। बड़ी बड़ी कोई सी फैक्ट्री है, रंग फैक्ट्रियां हैं, कैसी कैसी फैक्ट्रियां हैं, समझिए। जितनी भी प्रोडक्शन वाली फैक्ट्रियां, जल की आवश्यकता होती है, जो कचरा जो होता है, ये जितनी भी रिफाइनरी फैक्ट्रियां हैं, रिफाइनरी में शुद्ध करने वाली, चाहे वो तेल को रिफाइनरी करती हो या फिर किसी भी चीज की रिफाइनरी करती हो, उनको शुद्ध करती हो, शोधन करती हो, उन सबका कचरा कहाँ जाता है, सब नदियों में जाता है। तो फैक्ट्रियां हैं, साबुन है, रासायनिक खाद देख लीजिए आप लोग, खेतों के अंदर कीटनाशक प्रयोग करते हैं, जब कहीं ना कहीं बारिश के रूप में, जब जो तो पेड़ पर चला गया ठीक है, बाकी कुछ कहाँ जमीन पे रह गया, जमीन पे रहने के बाद क्या होगा, वही कुछ उसका जो कीटनाशक जमीन पर रह गए वो बह के कहाँ आएंगे, खेतों से छोटी छोटी नालों में आएंगे, नाले कहाँ जाते हैं, वो नदियों में चले जाते हैं, तो वो भी प्रदूषित जल है। तो रासायनिक खाद से, रासायनिक खाद में क्या होता है, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम होता है, और क्या होता है, एनपीके और पोटास होता है, ठीक है। एनपीके अभी बताएंगे, एनपीके क्या होता है, खरपतवार जो होता है। अब खरपतवार भी यही है बच्चों, खरपतवार का मतलब ये होता है, खेतों के अंदर हम पता चला कि धान होगा, हमने खेती करी धान उगाने के लिए, लेकिन उसके साथ अन्य चीजें भी आ गई, उपकर, तो आप क्या करते हो, जब अन्य चीजें उपकर आ जाती है आप लोग काट देते हो, काटने के बाद क्या है, उसको आप किसी नाले में बहाते हो, बड़े से नाले में, नदी में फेंक देते हो आप, तो वो भी एक प्रदूषण का कारण है। मिट्टी से क्यों, मिट्टी से भी तो जल प्रदूषण होता है। आपने कोई पेड़ उखोड़ा, खरपतवार किसे बोलते हैं, खरपतवार जो अनावश्यक चीजें हैं जिसको हम नहीं चाहते वो भी खेतों में जब उग के आ जाती है उसे बोलते हैं खरपतवार बोलते हैं। वो खरपतवार आपने अपने खेतों से उखोड़ी, उखोड़ने के बाद आप नदी में डाल दिए, किसी नाले में डाल दिया, तो वो इससे प्रदूषित जल होगा नहीं होगा बच्चों। तो खरपतवार है। कीटनाशक, कीटनाशक तो वही है ना, रासायनिक खाद, वो भी रासायनिक खाद, और या अन्य कीटनाशक, कीटनाशक जो आप पेड़ों में डालते हैं कीड़े मकोड़े मारने के लिए, है ना, मरे जीव जंतु, इन सब से क्या होता है बच्चों, प्रदूषण होता है ना। जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं क्योंकि इसका जहां उपयोग होगा, जहां मेरे समझाने की बात आ गई वहीं समझाऊंगा। अब होता है बीओडी, ये है मेरे समझाने का, ये है मेरे समझाने का। बीओडी क्या होता है, पहली बात तो बीओडी से क्या नापा जाता है, बीओडी से नापा जाता है कि जल जो है कितना शुद्ध है कितना अशुद्ध है, ये नापा जाता है बीओडी से। कई बार एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म आई है, बी माने होता है बायोकेमिकल, ओ माने होता है ऑक्सीजन, डी माने होता है डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ऑक्सीजन के द्वारा यह नापा जाता है कि इस पानी के अंदर कितनी ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के, जिस पानी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है वो पानी बढ़िया है, जिस पानी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम है वो पानी खराब है। अभी समझा रहा हूं, परेशान ना हो बिल्कुल भी। पहली बात तो बीओडी, ये समझो बीओडी कई प्रकार के होते हैं, बीओडी 1, बीओडी 2, बीओडी 3, बीओडी 4, बीओडी 5, ये क्या बला है, आइए इसको समझते हैं। देखिए मैंने 5 बर्तन लिए, एक बर्तन, दूसरा बर्तन, तीसरा बर्तन, चौथा बर्तन, पांचवा बर्तन, ये 5 बर्तन ले लिए मैंने, बात समझ आ गई। इन 5 बर्तनों में मैंने क्या रखा, जल रखा। एक जल नदी का निकाला, मुझे नहीं पता शुद्ध है या अशुद्ध है, दूसरी नदी से, तीसरी नदी से, चौथी नदी से, 5वीं नदी से, सब में मैंने क्या रख दिया, जल। अब इन जल के अंदर क्या थोड़ी बहुत तो अशुद्धि होगी, और अशुद्धि क्यों है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब छोटे छोटे जीव है इसके अंदर। छोटे छोटे जीव क्या होते हैं बच्चों, बैक्टीरिया और वायरस होते हैं। इन सबके, इन जो जल 5 नदियों से मैंने 5 बर्तनों में जो मैंने जल लिया है, इन सब के अंदर क्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव हैं। सूक्ष्म जीव का मतलब होता है बैक्टीरिया वायरस है। मुझे नहीं पता कि इन 5 जलों के अंदर कौन सा, किसमें ऑक्सीजन कम है किसमें अधिक है। इन 5 जलों के जो बर्तन है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी वो पानी अच्छा होगा, पीने योग्य होगा या शुद्ध होगा। जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी वो पानी क्या होगा, अशुद्ध होगा, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है। अब होता क्या है मैं आपको बताऊं, इनके अंदर जो ये बीओडी नापने के लिए पहली बात तो इन सभी जलों के अंदर, इन सभी जलों के अंदर जो है ऑक्सीजन है, ये तो पक्का ऑक्सीजन है, कम या अधिक है। अभी मैंने क्या करा, इन 5 बर्तनों के अंदर अलग से मैंने ऑक्सीजन डाल दी मैंने, ठीक है। अब ऐसे आप क्या होगा, सर कैसे मजाक कर रहे हो, आजकल तो वैसी ऑक्सीजन नहीं मिल रही और आप टेस्ट कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, है ना। ऑक्सीजन की आजकल बहुत किल्लत चल रही है, पूरे दिन भर ऑक्सीजन बेचारे क्या करा जाए, समझे। तो क्या करा जाए, समझाना तो पड़ेगा ही हमें अब।
तो यहाँ ऑक्सीजन समझाने के लिए हम ला नहीं रहे हैं, लेकिन वास्तव में इस समय ऑक्सीजन हमारे देश को बहुत अधिक आवश्यकता है। ठीक है, धीरे धीरे किल्लत ये खत्म हो रही है, तो सभी लोग धैर्य रखिए और सबको ऑक्सीजन, ईश्वर करे सबको ऑक्सीजन मिले, और जो इस चीज से, कोरोना से जो पीड़ित है ना, ये प्रार्थना करिए। खैर शुरुआत करते हैं। सभी को हमने ऑक्सीजन लेवल बराबर कर दिया, हमने सभी का, पांचों बर्तन का। जो पहले नंबर का जो नदी से निकाला उसमें भी ऑक्सीजन हमने 100 कर दिया। हमने 100 का मतलब 100% हमने यहां पर कर दिया ऑक्सीजन। ये समझाने के लिए है। दूसरे बर्तन में भी उतनी ऑक्सीजन डाली, तीसरे में भी उतनी नहीं, उसको हमने सैचुरेट कर दिया। सभी बर्तनों के अंदर जो बर्तन थे उनके अंदर हमने ऑक्सीजन को सैचुरेट कर दिया। सैचुरेट का मतलब ये होता है कि जितनी ऑक्सीजन जा सकती थी सब में उतनी ऑक्सीजन हमने डाल दी, सब में उतनी ऑक्सीजन डाल दी। अब क्या है मैं आपको बताऊं, इसको आपने एक दिन तक छोड़ दिया। एक दिन तक छोड़ने के बाद, एक दिन के बाद ये देखो कि भाई हमने इस जल के अंदर कितनी ऑक्सीजन डाली थी, हमें पता था। ये इस वाले एक पहले बर्तन में हमने मान लिया 2 किलो ऑक्सीजन डाली। बच्चों किलो विलो में समझा रहा हूं मैं, है ना, समझाने के लिए आसान भाषा यूज कर रहा हूं। दूसरे बर्तन में भी 2 किलो, तीसरे में भी 2 किलो, तीसरे, चौथे में, पांचवें, सबने 2-2 किलो ऑक्सीजन हमने डाल दी, फिक्स डाली, सब में 2-2 किलो ऑक्सीजन डाली। अब हम ये देखते हैं, एक दिन बाद ये देखते हैं, अब उसमें ऑक्सीजन नापते हैं। पहले बर्तन में नापेंगे तो यार इसमें तो 1.5 किलो ऑक्सीजन बची, मान लिया 1.5 किलो ऑक्सीजन बची, यानी कि कितनी खर्च हो गई, आधा किलो। आधा किलो कौन खा गए, बैक्टीरिया खा गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म खा गए, उसको, उनका उपयोग कर लिया, उनका कंज्यूम कर लिया। और दूसरे बर्तन में देखा उसमें 2 किलो डाली थी, उसके अंदर 1 किलो बची। 1 किलो क्यों बची, क्योंकि उसमें ज्यादा बैक्टीरिया है, क्योंकि उसमें ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि उसमें ज्यादा सूक्ष्म जीव है, इसलिए उनको ज्यादा डिमांड थी, वो ज्यादा खा गए। यानी कि ज्यादा उसमें बैक्टीरिया है, ज्यादा सूक्ष्म जीव हैं, तो पानी क्या हो गया, वो ज्यादा शुद्ध हो गया। एक दिन में नाप रहे हैं, तीसरे बर्तन में नापी तो उसमें तो पता चला कि 1.25 किलो ऑक्सीजन कम है, यानी कि उसमें ज्यादा बैक्टीरिया है, उसके ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि वो और अशुद्ध है। चौथे में देखा 1.5 किलो खत्म, आधा किलो बची। और मान लिया उसमें देखा हमने, आखिरी वाले में देखा उसमें 2 किलो खत्म, यानी कि उसके अंदर तो बहुत भर भर के बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव है। ये एक दिन में नापा है। यानी कि ऑक्सीजन को यदि आप एक दिन में नाप रहे हैं तो उसे बोलेंगे BOD2। यही पूरी प्रक्रिया आपने छोड़ दिया, 2 दिन के लिए छोड़ दिया। 2 दिन बाद नापो आप। अब 2 दिन के बाद भाई 2 दिन तक बैक्टीरिया रहेंगे तो ज्यादा यूज करेंगे। यदि इसी प्रक्रिया को 2 दिन में नाप रहे हैं तो BOD2 का मतलब यहां दिन, 2 डेज। BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 2 डेज, है ना। अगर 3 दिन तक ये प्रक्रिया कर रहे हैं तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 3 डेज, 3 दिन में। BOD4 का मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 4 डेज। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड 5 का मतलब 5 डेज। ये 1 2 3 क्या डेज है दिन में। यदि यही प्रोसेस आप एक दिन में देख रहे हैं तो उसे 1 डेज बोलेंगे, तो BOD1 बोलेंगे। ये 2 दिन में BOD2, BOD3, BOD5, BOD5 जैसे भी है। तो कहने का मतलब ये देखा जाता है, उसमें ऑक्सीजन हम पहले बाहर से डालते हैं, डालने के बाद देखते हैं कि किस बर्तन में ऑक्सीजन ज्यादा खर्च हो गई है। जिस ऑक्सीजन में, जिस डिब्बे के अंदर, जिस बर्तन के अंदर ज्यादा ऑक्सीजन खत्म हो गई है, यानी कि उसके अंदर ज्यादा बैक्टीरिया है, वो जिंदा रहने के लिए उनको ऑक्सीजन यूज तो करेंगे ही वो, क्योंकि बैक्टीरिया को जरूरत किस चीज की, ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो इसका मतलब ये हो गया जिसमें कम ऑक्सीजन बची है उसमें ज्यादा बैक्टीरिया है। तो ये होता है BOD का मतलब, BOD1, BOD2, BOD3। फिलहाल तो जो है आपके एग्जाम में BOD5 वाला एग्जाम में क्वेश्चन आया। BOD5 का मतलब क्या है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। और फुल फॉर्म आइए, BOD की फुल फॉर्म क्या है, तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये क्या है इसकी पूरा इसका क्या फुल फॉर्म है। कैमरा देखता हूं चल रहा नहीं चल रहा। मुबारक है बच्चों, कैमरा चल रहा है। वो डाउट में रहते हैं, पता है मैं चालू करके आया हूं कैमरा में, फिर भी एक मन में ये रहता है कि यार कहीं भूल तो नहीं गया। ये भी एक संकी टाइप से दिमाग होता है, वो ही करते हैं जिनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो आप कह सकते हैं ये अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि दोबारा मेहनत करने में जो है ना थोड़ा सा फिर मन नहीं मानता, मन ऐसा करता है छोड़ो यार कल बनाएंगे, इसलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। आइए, अच्छा ये बहुत क्वेश्चन है, हानियां क्या क्या इससे बच्चों, इससे रोग होते हैं कौन सा, कई बार एग्जाम में आता है। देखिए अभी पेचिस इससे होती है बच्चों, डायरिया इससे होता है, पेट खराब हो जाता है इसमें भी, टाइफाइड जिसे मियादी बुखार बोलते हैं, 10 दिन तक आपको बुखार आएगा ही आएगा, चाहे कितनी दवाई खाओ। इसका मतलब दवाई खानी चाहिए लेकिन 10 दिन तक आपको बुखार रहेगा, जिसको मियादी बुखार बोलते हैं। मियादी का मतलब होता है इतने दिन तक तो होना ही है आपको बुखार। तो टाइफाइड जो होता है, पीलिया होता है ना, पीलिया देखा होगा आपने, आंखें पीली पड़ जाती है, पीलिया साइंस में बताएंगे बढ़िया करके पीलिया कैसे होता है। हैजा जो होता है, हैजा है ना, एक बार मुझे हैजा हो चुका जब मैं बहुत छोटा था, गंदा पानी पीने से हो जाता है, या
जिस खाने में मक्खियों की ज्यादा बैठ जाती है वो खाने से हैजा हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है। अब भाई जहां गंदा पानी हो, गंदगी होगी, जहां कीचड़ होगी, गंदा होगा, तो वहां तो अपने आप मक्खियां होंगी, मक्खियां खाने पे बैठेंगी, खाने खाओगे तो आपको हैजा होगा। तो कुल मिला के इनडायरेक्टली हैजा भी होता है। तो बच्चों पेचिश, डायरिया, टाइफाइड, मियादी बुखार, पीलिया, हैजा, ये सब जल से होता है। जब प्रदूषित जल खाओगे पियोगे, प्रदूषित जल पियोगे तो क्या होगा, आपको हैजा हो जाएगा। बच्चों मिनी माता, ये क्वेश्चन कई बार आया, कई बार आया। मिनी माता क्या होता है? पहली बात तो ये रोग होता है मिनी माता, समझे। छोटी माता होती है, छोटी माता आपने देखा भी होगा, दाने पड़ जाते हैं, छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं, ये मिनी माता होते हैं। ये होता है यदि जल के अंदर आपका पारा ज्यादा है, जल के अंदर ये पारे की मात्रा ज्यादा है तो आपको मिनी माता रोग हो जाएगा, यानी कि पारा। पारे का एक दो नाम और याद रखना। पारे को हम बच्चों मरकरी भी बोलते हैं, इसको केमिकल रूप में Hg बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? Hg। फटाफट पढ़ते हैं, ठीक है। तो पारा या मरकरी या Hg, इससे क्यों, कौन सा रोग होता है? मिनी माता। पारा आपने देखा भी होगा, जो बुखार जो नापते हैं उसमें चमकीला चमकीला जो होता है वो क्या होता है? पारा। पारे के बारे में समझ लीजिए, पारा एक धातु है, और धातु यानी कि मेटल है, और जितने भी मेटल होते हैं ना बच्चों वो सब ठोस होते हैं। ये खास बात है, जितने भी मेटल होते हैं वो सब सॉलिड होते हैं। अपवाद है, एक्सेप्शन है पारा। पारा लिक्विड में है, पारा तरल पदार्थ में है, तब भी ये ठोस, तब भी ये क्या कहलाता है? मेटल कहलाता है, धातु कहलाता है। ध्यान रखना, पारा जो है वो ठोस नहीं होता, तरल पदार्थ में होता है, फिर भी ये धातु कहलाता है। ये हम साइंस में पढ़ाएंगे। इटाई इटाई रोग, ये क्या होता है बच्चों? जापान की महिलाएं जो है, जैसे गांव की महिलाएं अपने यहां होती हैं, जो बेचारी दिन रात काम करती हैं, घर परिवार पालती हैं, खेतों में काम करती हैं, ठीक है। ऐसे जापान में जो गांव था, गांव होते थे, गांव में महिलाएं जो है, जो जिनका चलना फिरना उठना बैठना बहुत ज्यादा काम होता था, ठीक है, हो अब वहां जल का सेवन करते थे। और जल में क्या होता था? जल में वहां के जापान के जल में, हालांकि इंडिया में ही पाया जाता है, वहां पे एक जापान के जल में कैडमियम की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। कैडमियम, कैडमियम को केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं सीडी। कैडमियम की मात्रा वहां पे ज्यादा पाई जाती थी जल के अंदर। अब वहां की महिलाएं ये जल पीती थी, और ये कैडमियम क्या होता है? छोटे छोटे क्रिस्टल के रूप में ये हड्डियों में, यहाँ पे ये घुटनों में जो होता है, हड्डियों में जम जाता है क्रिस्टल जो होता है। अब ये क्रिस्टल जब जब कोई महिलाएं बैठेंगी, बैठने के बाद जब उठती थी ना, वो जब उठती थी तो ये क्रिस्टल जो है बहुत दर्द करते थे, जोड़ों के अंदर, ज्वाइंट के अंदर बहुत दर्द करते थे। तो जब जैसे ही ये उठती थी महिलाएं, तब इनको बहुत दर्द होता था। तो ये महिला क्या बोलती थी उठते वक्त? वहां की लैंग्वेज में जैसे कि हम कहते हैं ना कि अरे मर गया, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, अरे मर गया मर गया। तो ऐसे ही वहां पे वहां की महिला मर गया को बोलती थी कि अरे इटाई इटाई इटाई। तो बेसिकली इटाई इटाई का मतलब क्या है? ये दर्द की एक आवाज है, जैसे कहते हैं ना अरे मर गया, जैसे कहते हैं आहा मर गया, है ना, ऐसा है ये। तो ये इटाई इटाई रोग क्या है? ये दर्द का एक्सप्रेशन है, ये है ना। दर्द कुछ जिस तरह से हम एक्सप्रेशन करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, कुछ करते हैं अरे मर गया, ये इस तरीके से। मेरी बात समझ रहे हैं, मेरी भावना समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं। तो ऐसी क्या होता है? इटाई इटाई रोग जो होता है, ये जापान के महिलाओं को होता था, लेकिन यहाँ पे इंडिया में पाया जाता है। तो जिस जल के अंदर कैडमियम की छड़ ज्यादा होगी, कैडमियम की छड़ नहीं, कैडमियम की मात्रा ज्यादा होगी, कैडमियम सीडी की मात्रा ज्यादा होगी, उस रोग को क्या बोलते हैं? इटाई इटाई बोलते हैं। इससे हड्डियों में क्या होता है? हड्डियों में क्या होता है? जोड़ों में क्या होता है? बहुत दर्द होता है बच्चों। आगे चले, ध्यान रखना, इटाई इटाई कैडमियम और मिनी माता किससे? मरकरी से, पारे से होता है। बहुत क्वेश्चन आया है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, समझे। हाँ, अब शारीरिक विकलांगता भी आती है इससे। शारीरिक विकलांगता बच्चों, कहीं ना कहीं जो पोलियो बीमारी होती है ना, उसका एक कारण ये भी है ना। पोलियो बीमारी का कारण ये है, खासतौर से जब छोटे बच्चे जब जो है गंदा पानी पीते हैं, इसमें कि पोलियो वायरस की मात्रा होती है। ये पोलियो वायरस जब बन जाता है गंदा पानी पीने से, तो उससे शारीरिक विकलांगता आ जाती है। पोलियो ही नहीं है, बल्कि किसी प्रकार से विकलांगता आ सकती है, मानसिक विकलांगता, शारीरिक विकलांगता, हाथ पैर टेढ़े मेढ़े, कुपोषण रोग, दुनिया भर की बीमारियां जो होती हैं वो जल, प्रदूषित जल पियोगे आप तो भी उससे हो सकता है बच्चों। अच्छा, मिट्टी की उर्वरकता क्या हो जाती है? कम हो जाती है इससे, समझे। अब देखिए, अगर जल प्रदूषित है, जल प्रदूषित, आप खुद सोचिए, फैक्ट्री का जल है, फैक्ट्री का जल बेकार होता है, और किसान ने उस फैक्ट्री का जल निकला अब अपने खेतों में डाल दिया, तो उसके अंदर तो हानिकारक पदार्थ हैं, तो भूमि जो क्या हो जाएगी? वो तो उसकी उर्वरकता नष्ट हो जाएगी, वो तो भूमि तो बंजर हो जाएगी। तो इसलिए खेतों के लिए भी, यानी कि भूमि के लिए भी, मिट्टी के लिए भी प्रदूषित जल क्या होता है बच्चों? हानिकारक होता है, ठीक है। उपाय क्या है? अरे आसान है, आप जानते हैं, उबला पानी, पानी को उबाल दो आप, तो क्या हो जाएगा? उसमें जो प्रदूषित चीजें हैं वो दूर हो जाएंगी, है ना। फिटकरी डाल दो, फिटकरी डालने से क्या होता है बच्चों? अगर कोई पानी है, मान लिया उसमें गंदगी है, और फिटकरी आप डाल दोगे तो जितनी भी अशुद्धियां होती है वो सब नीचे बैठ जाती है फिटकरी की, है ना। फिटकरी होता है, कई सारी फिटकरियां होती हैं, जैसे K2SO4 Al2SO4 का होल ट्वाइस 24H2O ना, K2SO4 Al2SO4 24H2O। ये हम केमिस्ट्री में बताएंगे, ये एलम फैक्ट्री है, यानी कि ठीक है, ये
एलम फिटकरी यानी कि एल्युमिनियम वाली फिटकरी है, पोटेशियम वाली फिटकरी होती है। इसकी चर्चा हम अभी इस लेक्चर में नहीं करेंगे, वो हम करेंगे कहां पर, साइंस में करेंगे हम। ठीक है, तो फिटकरी का पानी, फिटकरी डालकर किसी पानी में तो गंदगी कहां बैठ जाती है बच्चों, वो नीचे बैठ जाती है। ठीक है, क्लोरीन, क्लोरीन आपको पता ही है, बड़ी बड़ी टंकी जो होती है इसमें ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है, क्लोरीन की गोलियां डाली जाती है इसके अंदर। तो क्लोरीन डालने से क्या होता है, जो जल के अंदर अशुद्धि जो होती है वो क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। तो ध्यान रखें, ये भी क्वेश्चन कई बार आया, फिटकरी वाला भी आया। ये सब क्या होते हैं, जल को शुद्ध करने के क्या है, उपाय है बच्चों। अच्छा, एक चीज और देख लीजिए, अगर कहीं ना कहीं इसमें एक बात और देख लीजिए कि जल से और दूसरे रूप में कि सूखा जो आता है वो किससे आता है, कि जल की मात्रा कम हो जाती है तो क्या हो जाता है, सूखा हो जाता है। और जिस सूखे होने से मिट्टी की उर्वरकता कम हो जाती है। थोड़ा सा अलग से बता रहा हूं मैं, एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन तो नहीं आया है ना। बाढ़ क्या होता है बच्चों, बाढ़ से क्या होता है, मिट्टी की जो ऊपरी परत है जो उपजाऊ होती है वो बह के चली जाती है, जिससे मिट्टी क्या बन जाती है, उर्वरक बन जाती है। तो कई बार कोई एक बार क्वेश्चन आया है कि बताइए कि बाढ़ से जो है मिट्टी की उर्वरकता क्यों कम होती है, उसमें मिनरल्स कम हो जाते हैं या ऊपरी परत बह जाती है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं। तो बाढ़ आने से क्या होता है, मिट्टी की जो ऊपरी परत जो होती है वो बह के चले जाती है, और ऊपरी परत में क्या होते हैं बच्चों, मिनरल्स होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे मिनरल्स होते हैं, है ना। तो क्या होता है, मिट्टी की ऊपरी परत जो है वो हो जाती है। और जहां बाढ़ आती है ना बच्चों, जब बाढ़ आने के बाद जब बाढ़ खत्म हो जाती है तो वहां पे एक बीमारी फैलती है, क्या, मलेरिया और कौन सी, हैजा। मलेरिया होती है मच्छरों से, क्योंकि जब चलता हुआ पानी है तो मच्छर उस पर बैठ नहीं सकते, मच्छर बैठेंगे तो बह के चले आएंगे। लेकिन जब बाढ़ जब उतर जाती है ना तो पानी रुक जाता है जगह जगह, वहीं पे मच्छर पनपते हैं। वहीं पे क्या होता है, मच्छर पनपने से क्या होता है, मलेरिया बीमारी होती है मच्छरों के काटने से। कैसे बीमारी होती है वो साइंस में बताएंगे। प्लाज्मोडियम बाइवैक्स होता है, प्रोटोजोआ होता है, प्लाज्मोडियम बाइवैक्स प्रोटोजोआ होता है, उस प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है। वास्तव में हमें जो मलेरिया होता है मच्छर के काटने से नहीं होता। अभी मुझे कोई भी मच्छर काटे तो सभी से मलेरिया नहीं होगा। हाँ, वो मच्छर जो पानी में बैठ के आया हो और पानी में जिसने खाया हो अभी किसको, प्लाज्मोडियम बाइवैक्स, ये एक प्रोटोजोआ होता है। ये जब बैक्टीरिया होता है ना, बैक्टीरिया अलग होता है, वायरस अलग होता है, ऐसी प्रोटोजोआ होता है। यदि उस प्रोटोजोआ को खा के आया हो वो, अब खा के आने के बाद यदि वो अब ये मच्छर काटे तो वो प्लाज्मोडियम जो है, वो प्रोटोजोआ जो है, उस प्रोटोजोआ का नाम होता है प्लाज्मोडियम बाइवैक्स, है ना। नाम होते हैं सबके। इंसान है, इंसान तो एक ही इंसान, किसी का नाम है सीता, किसी का गीता, किसी का रमेश, किसी का सुरेश, किसी का क्या क्या नाम है। ऐसे प्रोटोजोआ तो एक नाम है। प्रोटोजोआ के अंदर कई सारे क्या होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, कई सारे प्रोटोजोआ। एक प्रोटोजोआ का नाम क्या है हमारा, प्लाज्मोडियम बाइवैक्स। यदि ये प्लाज्मोडियम बाइवैक्स जो प्रोटोजोआ है, ये मच्छर खा के आया है और अब मुझे काटे, अब ये प्लाज्मोडियम बाइवैक्स कहां पहुंच जाएगा, मेरे रक्त में पहुंच जाएगा। अब मुझे क्या होगा, मलेरिया होगा बच्चों। तो हर मच्छर के काटने से मलेरिया नहीं होता, हर मच्छर के काटने से डेंगू नहीं होता। यदि वो डेंगू का वायरस है, काटेगा तो ही हमें डेंगू होगा। यदि प्रोटोजोआ खा के आया है, प्लाज्मोडियम बाइवैक्स खा के आया है वो, और अब हमें काटा है, तो अब मेरे शरीर में प्लाज्मोडियम बाइवैक्स प्रोटोजोआ पहुंच जाएगा, अब मुझे मलेरिया होगा। तो इसलिए प्लाज्मोडियम बाइवैक्स यानी कि प्रोटोजोआ वहीं जन्म लेते हैं जहां रुका हुआ पानी होता है। जहां रुका हुआ पानी होता है वहीं होते हैं। इसलिए मलेरिया से बचने के लिए पानी, आपका रुका हुआ पानी नहीं होने चाहिए आसपास में, क्योंकि रुके हुए पानी में प्लाज्मोडियम बाइवैक्स होता है और उसी को मच्छर खाता है, वही मच्छर हमें काटता है, तो क्या होता है, मलेरिया होता है। इसीलिए जब बाढ़ का पानी जब उतर जाता है, उतरने के बाद रुका हुआ पानी होता है, उसमें प्रोटोजोआ यानी कि प्लाज्मोडियम बाइवैक्स उसमें जन्म ले लेते हैं, उसी को मच्छर बैठते हैं, मच्छर उसी को खाता है, बच्चों को या किसी को काटता है तो क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है ना। हैजा भी उसी से होती है, गंदे पानी से। हैजा मैंने बताया था, मैंने आपको समझा। तो मलेरिया हैजा जो होता है बाढ़ के उतरने के बाद होता है, यानी कि गंदे पानी से होता है, कुल मिला के ये है ना, दूषित जल से होता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है कि गंगा एक्शन प्लान का उद्देश्य क्या है। तो कई सारे ऑप्शन दे रखेगा। तो गंगा एक्शन प्लान जो अब वर्तमान में चल रहा है, उसका जो वास्तव में उद्देश्य जो है वो गंगा नदी के जल की गुणवत्ता को, ध्यान रखें, ये गुणवत्ता, इस बात को आपने देखना है। गुणवत्ता को सुधारना है, जल की गुणवत्ता को सुधारना है। और जल की गुणवत्ता बच्चों कैसा सुधरेगी, जब उसके अंदर जो अशुद्धियां हैं, जो कचरा है, उसको रोकथाम करेंगे, नियम बनाएंगे, अधिनियम बनाएंगे। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आज भी जो है एक सबसे पहला जल संरक्षण के लिए यानी कि अधिनियम बनाया गया था। जल संरक्षण के लिए अधिनियम बनाया गया था 1974 अधिनियम बनाया गया था जल के संरक्षण के लिए। और जल में जो है प्रदूषण, जल को रोकथाम के लिए 1974 में क्या है कि सबसे पहले अधिनियम आया था। 1974 में अधिनियम आया था जल को संरक्षण के लिए। ध्यान रखें, जल को संरक्षण के लिए 1974 के अंदर एक अधिनियम आया था, है ना। हालांकि ये बीच बीच में इंप्रूवमेंट हुआ है, और आज भी ये है कि आप अपने घर के सामने या अपने घर पे आप ज्यादा पानी का यूज कर रहे हो, साफ सफाई में यूज कर रहे हो, हालांकि होता नहीं है व्यवहार में, और ज्यादा पानी यूज कर रहे हो, नगर निगम वालों को पता चल जाए तो, या फिर जो संस्था है जो जल को संरक्षण के लिए, रोकथाम के लिए कार्य करती है, तो आपकी शिकायत हो सकती है। ठीक है, आपकी शिकायत हो सकती है, आपके किसी प्रकार का
केस चलाया जा सकता है। ये अधिनियम है इसमें जल का, हालांकि हम ऐसा व्यवहार में देखे नहीं गया है। हाँ, दिल्ली में है ऐसा, दिल्ली में है, रोज रोज आप कोई पानी मार रहा है अपने घर में, समझे, रोज रोज सफाई कर रहा है, एक एक दो दो घंटे तक सफाई कर रहा है, तो जल निगम वाले को फोन कर दो आप, जल निगम वाले लगा देंगे उस पर, उसको ले आएंगे टांग के कि चलो भाई पेनल्टी दो आप, तो पेनल्टी भी बड़ी होती है इसमें। ठीक है, अभी यहां आते हैं, जल संरक्षण कैसे करते हैं बच्चों। देखो मैंने बताया था 1% जल क्या है बच्चों, 1% जल तो है कहां जो हम उपयोग कर सकते हैं, जबकि वास्तव में हम उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हम कितना उपयोग करते हैं, 0.006%, समझे, इतना उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हम उपयोग करते हैं कितना, 0.006% ही उपयोग करते हैं, जबकि उपयोग करने योग्य 1% जल है। ठीक है, मुख्य स्रोत क्या है, वर्षा का। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि बताइए जल का मुख्य स्रोत क्या है, भूमिगत जल है, नदी है, समुद्र है, या बरसात है, तो मुख्य स्रोत क्या है, वर्षा। ये देखिए किसान जो है कहां से, किसान जो है खेती कहां से करते हैं आज की तारीख में, क्या वो समुद्र से पानी लाते हैं, क्या वो नदी से पानी लाते हैं, क्या वो ग्लेशियर से पानी लाएंगे, नहीं ना, वर्षा पे आधारित है, बरसात का इंतजार करते हैं वो किसान भी है। तो मुख्य स्रोत जो है आज भी हमारे यहां पर पूरी दुनिया में जो है मुख्य स्रोत वो क्या है, हमारा वर्षा है। वर्षा पे आधारित कृषि है, वर्षा पे आधारित जीवन है, बरसात कृषि है तो अनाज है, अनाज है तो हम है, खान पान है हमारा, सब कुछ है ही है। अच्छा, और कुछ क्वेश्चन बनते हैं, फटाफट पढ़ लेते हैं। राजस्थान में क्या खास बात क्या है, राजस्थान के अंदर इसका संरक्षण, ये सब संरक्षण की बात कर रहे हैं। मुख्य स्रोत क्या है, वर्षा है, तो वर्षा के जल को आप संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, टैंक के माध्यम से। देखिए बरसात के जल को संरक्षण कैसे कर सकते हैं, या तो आप टैंक में कर लीजिए, बल्कि आप एक नई तकनीक है, छतों के ऊपर बढ़िया करके छतों के ऊपर क्या कर लीजिए, आप बरसात का जल इकट्ठा कर लीजिए, है ना। और या फिर एक ये भी है कि पाताल कोट कुएं, जो सड़कें जो होती हैं, मान लो कोई सड़क है, हाईवे है, हाईवे के जैसे कि वो है वो पेरीफेरल जो सड़क बनाई गई है, पेरीफेरल दिल्ली से बनाई गई है, मेरठ से साइड में पेरीफेरल है, शायद 10 लाइनों का है वो, उसके वो सड़क इस तरह से बनाई गई है ताकि बरसात हो तो पानी बह के जाए, और नाली में जाने के बाद बीच बीच में पाताल कोट कुएं बनाए गए हैं, पाताल कोट कुएं, ताकि वो जल जो है वो दाएं बाएं ना फैले, वो पाताल कोट कुएं में पानी चले जाए, जिससे कि जल का लेवल जो है वो बड़े पूरे साल भर वो बने रहे वो। क्योंकि पानी अगर बह के चले जाएगा, भाई पानी जिस जगह में है उसी जगह में स्टोर हो जाए तो वहां का लेवल क्या है बच्चों, वो बने रहेगा पानी का। अब जहां बारिश हुई उस स्थान पर और वो पानी बह के कहीं और चला गया, और ऊपर से आप नल के रूप में, टंकी के रूप में, ट्यूबवेल के रूप में भी पानी के ऊपर जो है जल को आप बाहर निकाल रहे हो, तो उस जल को भरने के लिए, रिकवर करने के लिए कुछ तो जगह चाहिए, तो उसका स्रोत होता है वर्षा का जल। तो वर्षा का जल जब होता है तो उसको आप इस तरह, सड़कें होती है, हल्की ढाल की सड़कें होती हैं, नालियों के माध्यम से पाताल कोट कुएं जगह जगह बनाए गए हैं, वहां पानी चले जाता है, तो जल का स्तर एक लेवल बने रहता है। तो पाताल कोट कुएं, पाताल माने होता है जमीन का जो पृथ्वी है, पृथ्वी का तल को बहुत नीचे ले जाना, पाताल कोट, जहां उसके तली नहीं है उसे पाताल कोट बोलते हैं। तो पाताल कोट कुएं के अंदर आप जल को आप ले जा रहे हैं, तो वहां जल का लेवल क्या है, बने रहेगा। ऐसे ही राजस्थान में भी करते हैं। राजस्थान में जल के संरक्षण के लिए क्या करते हैं, जल को, ताकि अनावश्यक जल ना बहे, इसके लिए वहां पर कुएं का निर्माण किया गया है। तो राजस्थान में सीढ़ीदार कुएं बनाए गए हैं ना, बहुत बड़े बड़े कुएं होते हैं, लोग बाग जब उतर के जाते हैं, धीरे धीरे नीचे उतर के जाते हैं और उन सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर आते हैं। इन कुओं को जो बोलते हैं राजस्थान के अंदर, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, उसे क्या बोलते हैं, बावड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बावड़ी, बावड़ी बोलते हैं। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट, कई बार सीटेट में क्वेश्चन आया है ये, है ना। ऐसी क्वेश्चन आता है कि कोई महिला है, वो महिला जो है राजस्थान की रहने वाली है, वो सीढ़ीदार सीढ़ियों के माध्यम से वो जल को ऊपर ला रही है, बताइए इस सीढ़ीदार स्थान, इस सीढ़ीदार जगह जो है इसको क्या बोलते हैं, बावड़ी बोलते हैं इसको। इस तरीके से बड़े बड़े क्वेश्चन दे रखे होते हैं और आज क्वेश्चन आसान होता है। क्या होता है ये, बावड़ी की बात ध्यान रखेंगे। अब आता है दूसरी बात, ये आता है कि और कहां बच्चों, यहां पे लिखा है ये टैंक, ये टैंक लिखा है, टैंक और गड्ढे के माध्यम से जो बरसात का जल है वो टैंक में डाल दीजिए, गड्ढों में डाल दीजिए, जिससे कि वहां का लेवल या पानी का लेवल बने रहेगा। ठीक है ना। पाताल कोट कुएं के माध्यम से भी आप क्या करते हैं, जल को संरक्षित कर सकते हैं बच्चों। बात समझ में आ गई। कम उपयोग, ये बच्चों ये क्वेश्चन कई बार आया, कम उपयोग करो, पुनः उपयोग करो, पुनः चक्रण करो। इसका मतलब क्या है, पहली बात तो जल को आप कम उपयोग करें, जितनी आवश्यकता हो उतना उपयोग करें, फिर उसका पुनः उपयोग करो। अब दोबारा आवश्यकता है तो दोबारा उसका उपयोग करिए। पुनः चक्र करो, पुनः चक्र का मतलब जो बरसात का जल जाए उसको आप इकट्ठा करो, बरसात का जल इकट्ठा करो, गड्ढों के माध्यम से करो या अपने छत के ऊपर एक टैंक के माध्यम से करो,
उसका क्या करो, पुनः चक्रण करो, रिसाइकिल करो उसको, फिर उसका कम उपयोग करो, कम उपयोग करके फिर पुनः उपयोग करो, जरूरत पड़ ले जो है ना, फिर उसका पुनः चक्रण करो, उसको फिर स्टोर करो। तो ये प्रक्रिया है, ये क्रम याद करना है, कम उपयोग, पुनः चक्रण, ये 3 लाइन याद करनी है क्रम बाय क्रम। इसी क्रम में वो उल्टा फिर करेगा, पहले दे देगा पुनः चक्रण और कम उपयोग लास्ट में दे देगा, नहीं, यही क्रम याद करना, पहले कम उपयोग, फिर पुनः चक्रण, बार बार उसको भरो और बार बार उसको कम उपयोग और फिर आवश्यकता अनुसार उपयोग, फिर भरो उसको बरसात के माध्यम से, फिर ये चक्कर चलते रहने चाहिए, समझे। कम उपयोग, पुनः चक्रण, यही क्वेश्चन कई बार आया है, तीनों क्रम याद करने हैं, ठीक है। और अधिनियम आया था जल संरक्षण के लिए 1974 के अंदर, तो मैंने बता दिया, समझे। नियम तो यह है कि हमें ज्यादा पानी का यूज नहीं करना चाहिए अनावश्यक रूप से, लेकिन हम फिर भी यूज करते हैं, कोई इस बात को नहीं देखता है, ये वाली बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब 2 चीजें इसमें एक और आ गई है, इसके अंदर एक आया है, कुछ संस्थाएं बनाई गई हैं बच्चों, कुछ दो संस्थाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीटेट, सुपरटेट, सर्वे, 2 संस्थाएं बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं दोनों संस्थाओं के बारे में बताता हूं, मैं स्क्रीनशॉट लीजिए आप, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए साहब, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर रफ कर रहा हूं मैं, देखिए सबसे पहले आता है क्या हमारा, 2 संस्थाएं बनाई गई है। एक बनाया गया हमारा तरुण, कोई बताएगा पूरा क्या नाम है इसका, तरुण भारत संघ, तरुण भारत संघ। ये तरुण भारत संघ क्या है, इस बात ध्यान रखेंगे, ये एक संघ बनाया गया है जल को संरक्षित करने के लिए, समझे, जल को संरक्षित करने के लिए संघ बनाया गया है। पहली बात तो ये तरुण भारत संघ जो बनाया गया है यही इंपॉर्टेंट है, ये बनाया है कहां पर, राजस्थान में बनाया गया है, कहां पर, राजस्थान में बनाया गया है। और एक भाई साहब थे जिनका नाम था क्या, राजेंद्र, नाम था उनका, पूरा नाम था राजेंद्र सिंह, नाम था उनका राजेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह, इनकी अगुवाई में यह संघ बनाया गया जिसका नाम था तरुण भारत संघ। इनकी अगुवाई में राजेंद्र सिंह को जो है पुरस्कार भी मिला था, जिनका वो एक पुरस्कार भी मिला था, जिनका वो पुरस्कार का नाम है क्या, मैग्सेसे पुरस्कार। इनको मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला था। इन्होंने क्या काम करा था, इन्होंने पहली बात तो इन्होंने जल को संरक्षित करने के लिए जोहड़ बनाए, जोहड़ का मतलब होता है बहुत बड़े बड़े तालाब, जोहड़ बनाए, इन्होंने कुएं बनाए, जोहड़ बनाए, इन्होंने कुएं बनाए, और साथ साथ में इन्होंने जो कुएं टूट फूट गए थे उसको भी इन्होंने क्या करा, दोबारा बनाया, इसको भी इन्होंने दोबारा बनाया, जो कुएं टूट फूट गए थे, यानी कि कुओं का, जोहड़ों का पुनः निर्माण कराया। तो ध्यान रखेंगे तरुण भारत संघ, तरुण भारत संघ, तरुण भारत संघ, ये कहां की बात है, कहां, राजस्थान में ये संघ बना था। संघ है, संघ, संस्था है, संस्था, ये 2 संस्था इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है। तरुण भारत संघ, ये राजेंद्र सिंह की, इनको हम क्या बोलते हैं, जल पुरुष भी बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं इनको, जल पुरुष, ठीक है। और वर्ल्ड मैन किसे बोलते थे, पक्षी मनुष्य, याद करो मैंने पढ़ा चुका हूं मैं, कौन थे, कमेंट करेंगे आप तब बताएंगे, ठीक है, कमेंट करेंगे, उनके नाम के पार्क भी है, कमेंट करेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमारा तरुण भारत संघ, अगला है हमारा, ध्यान रखेंगे, एक का नाम है भीम संघ, 2 इंपोर्टेंट है, एक है हमारा कौन सा, भीम संघ, भीम संघ, भीम संघ की बात, ये जो आंदोलन ये जो संघ बनाया गया था, ये संघ बनाया था आपका कहां पर, कर्नाटक में बनाया गया था। कर्नाटक में एक जगह का नाम है जिसका नाम है होलगुड़ी, क्या नाम है, होलगुड़ी, कर्नाटक में बनाया गया था जिसका नाम है क्या, होलगुड़ी, होलगुड़ी पे, कर्नाटक याद रखना, कर्नाटक में है ना। काफी लोगों को एक संघ बना, सभी लोगों ने, कि एक का स्पेशल का नाम नहीं है, काफी लोगों के माध्यम से एक संघ बना, संस्था बनी जिसका नाम था भीम संघ, कर्नाटक में। इसका उद्देश्य भी यही था किसका क्या उद्देश्य था इसका, कि तालाब बनाना, सरोवर बनाना, ये तालाब, ये सरोवर जो पुराने हो गए हैं उसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन करना, उसको दोबारा से बनाना। तो ठीक है बच्चों, ये तरुण भारत संघ इंपोर्टेंट है। और भीम संघ, तरुण भारत संघ कहां पर, राजस्थान में, राजेंद्र सिंह प्रसाद की अगुवाई में ये संघ बना था। इनको जल पुरुष भी कहते हैं और इनको मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला था। और भीम संघ जो होता है वो कर्नाटक जो है, कर्नाटक में बनाया गया था और होलगुड़ी स्थान में बनाया गया था। ये भी तालाब सरोवर का पुनर्निर्माण करा गया था। इतना सारा जल के बारे में पढ़ना है, क्वेश्चन सारे लगभग यहां से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। जल प्रदूषण ये इटाई रोग वाला कैडमियम के द्वारा होता है, मिनीमाता पारा मरकरी द्वारा होता है, याद रखना।
ठीक है। गंगा एक्शन प्लान जो होता है, इसका उद्देश्य क्या है? गुणवत्ता को, किसके? जल की, गंगा नदी के जल की गुणवत्ता को सुधारना होता है। ये वाली बात ध्यान रखेंगे। और ये पाताल कोट कुएं, ये कई बार आया सीटेट में पाताल कोट वाला, और एक बार नहीं रिपीट मारता बार बार। समझे कि क्या करना चाहिए? जल की पाताल कोट कुएं का निर्माण करना चाहिए, जो सड़कों में जल को संरक्षित करने के लिए पाताल कोट कुओं का निर्माण करना चाहिए। ठीक है। राजस्थान के अंदर सीढ़ीदार कुओं को क्या बोलते हैं बच्चों? बावड़ी बोलते हैं। 1% जल ही हमारा उपयोग करने योग्य है, लेकिन उपयोग कितना करते हैं? 0.006% हम उपयोग करते हैं। ठीक है। इतना पढ़िए। आज जल हमने खत्म कर दिया। कल हम पढ़ाएंगे, जहां समझाने वाली बात थी वहां समझाया। BOD 5, BOD 2, BOD 3, BOD 1 जो भी है वो याद करना, एक बार उसको देख लेना। वो ये देखते हैं कि कितनी ऑक्सीजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने खाई है, यूज करी है। समझे? तो जिसमें जो जितना ज्यादा प्रदूषित जल होगा उसमें उतने ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे। जो हमने ऑक्सीजन डाली है वो उसका उतना ज्यादा उपयोग करेंगे। ये हम बाद में नाप कर देखते हैं कि यार हमने इतनी ऑक्सीजन डाली थी, अब इतनी बची है, यानी कि इसमें सूक्ष्म जीव जो बैक्टीरिया है वो ज्यादा है। तो इसको पढ़िए। सब कुछ कवर करा है मैंने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, बहुत अच्छे से हो जाएंगे सारी बातें। कल पढ़ेंगे हम किसके बारे में? वायु के बारे में पढ़ेंगे। सब कुछ पढ़ाएंगे। वायु में सारी जो वायुमंडल की परतें होती हैं, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, वो सबके बारे में चर्चा करेंगे। आज इतना ही पढ़िए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जो भी बच्चे यूपी टेट, सुपर टेट के बच्चे हैं वो सब इस पर ध्यान दीजिए। हालांकि क्वेश्चन तो यहाँ रेलवे में भी आए हैं, लेकिन जो मैंने इसका जो थंबनेल बनाया है उसमें ज्यादा यूपी टेट, सुपर टेट ही डाला है, इसलिए ज्यादा बच्चे देखेंगे नहीं। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सभी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से सभी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो मेहनत करिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक करें, कमेंट तो कर दीजिए कभी कभी आप कि हाँ ये अगला टॉपिक ये पढ़ाइए। हमें पता नहीं चलता बच्चा क्या पढ़ना चाह रहा है। अगर आप कमेंट करेंगे अगला टॉपिक ये पढ़ाइए, ये यहाँ पे हमारी कमजोरी है, तो हम प्रयास भी करें। अभी तो अपने आप पढ़ा रहे हैं, अपनी मर्जी से पढ़ा रहे हैं। तो कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है, कोई चीज समस्या आ रही है या नहीं आ रही। तेज तेज पढ़ा रहा हूँ जान पूछ के, क्योंकि सिलेबस बहुत खत्म करना है। टाइम काटने से कोई फायदा नहीं है। जो चीज समझाने की होगी वहां पे समझाऊंगा। ये सारी चीजें मैंने बता दिया कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। नमस्कार, जय हिंद, गुड नाइट।